हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एट दीक्षांत टेक। मैं दीपक शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस क्या है? ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लासेस में थोड़ा हमने पढ़ा इसके बारे में। हम लोग इस क्लास में थोड़ा उससे और डिटेल में फ्रैक्शंस को जानेंगे, फ्रैक्शन होता है क्या। ठीक है, क्या क्या जानेंगे आइए देखते हैं। तो जिन बातों को हमें सीखना है इस फ्रैक्शन नाम के टॉपिक में, उन बातों को यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है। आइए पहले इनको समझते हैं कि हम ये है क्या, इसमें हम लोग सीखेंगे क्या, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग रीड एंड राइट फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस को लिखना और कैसे उसको रीड करेंगे ये सीखेंगे, है ना। जैसे कोई फ्रैक्शन है, आपको याद होगा कोई एक होल ऑब्जेक्ट होता था, उसको हम लोग 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करते थे या 4 पार्ट में। तो उसके जो ये पार्ट होता था इसको हम लोग लिखते थे 1/4। ठीक है, 1/4। अब ये 1/4 लिख तो दिए हैं, लेकिन इसको रीड क्या करेंगे, है ना। हम लोग ऐसे जनरली बोलते हैं ऐसे 1/4, बट ऐसा नहीं कि इसको 1/4 बोला जाता है, इसको बोला जाता है 1/4। ठीक है ना, इसको एक्चुअली में जब हम रीड करते हैं तो बोलते हैं 1/4। तो इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे इस फर्स्ट टॉपिक में। फिर सेकंड क्या है, आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। एक्चुअली में आई एम श्योर कि आपको पता है कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया है। हो सकता है आप थोड़ा बहुत भूल गए हो, तो इसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। और न्यूमरेटर एक्चुअली में होता है क्या है, न्यूमरेटर का क्या मतलब रोल है या डिनोमिनेटर का क्या रोल है उस फ्रैक्शन में, इसको भी हम लोग जानेंगे। अगेन थर्ड, ऑर्डर फ्रैक्शनल नंबर्स। ऑर्डर, एक्चुअली यहाँ पे ऑर्डरिंग होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, ऑर्डरिंग। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है ऑर्डर ऑर्डरिंग में। तो ऑर्डरिंग फ्रैक्शनल नंबर्स मतलब हम लोग फ्रैक्शनल नंबर्स को ऑर्डर में लिखना सीखेंगे। ऑर्डर में लिखने का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो बेसिकली उसी को हम लोग ऑर्डरिंग करना कहते हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, तो हम लोग गिवन न्यूमरल्स को या नंबर्स को उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग या तो छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा हम लोग अरेंज करते हैं। ठीक है, तो जब फ्रैक्शनल नंबर्स हैं तो उसमें भी कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो उनको कैसे हम लोग ऑर्डर करेंगे, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है, इस सब को हम लोग इस थर्ड नंबर टॉपिक में समझेंगे। देन हमारा फोर्थ टॉपिक होगा आइडेंटिफाई एंड राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, पहले तो हम लोग ये समझेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किसी गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिख सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा चेक द इक्विवेलेंस ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। मतलब अगर ऑलरेडी हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स गिवन हैं तो उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि ये जो गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे उसको जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कंपेयर फ्रैक्शनल नंबर्स, अगेन वही ऑर्डरिंग जब सीख जाएंगे तो कंपेयर भी करना हम लोग को मतलब ये मिलता जुलता टॉपिक है, थर्ड एंड सिक्स्थ। थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि जब हम लोग ऑर्डरिंग भी करते हैं तो कंपेयर करके ही करते हैं। ठीक है, तो ये सब बातों को हम सीखेंगे 6th नंबर में। फिर हम लोग आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई फ्रैक्शंस टू द लोवेस्ट टर्म। मतलब जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दो ऐसे फ्रैक्शन होंगे जिनका वैल्यू सेम होगा बट दिखने में वो अलग अलग हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए 2/5 एंड 6/15। अब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे है, क्यों है, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अब आप देखने में तो लग रहा है कि दोनों फ्रैक्शन डिफरेंट है बट इनकी वैल्यू सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन नंबर्स को, जैसे अब आप देखिए 2/5 ये लोएस्ट टर्म में है या नहीं, 6/15 लोएस्ट टर्म में है या नहीं, और अगर नहीं है तो कैसे उसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, मतलब जो भी हमारे गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स हैं उनको कैसे हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे। एक और टॉपिक है जो शायद बीच में लिखना रह गया है, वो होगा हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो फ्रैक्शंस के कितने टाइप्स है उसको भी हम लोग को पढ़ना है इस बेसिकली टॉपिक में। तो इन्हीं के साथ हम लोग शुरू करते हैं। पहला हम लोग जो है रीड एंड राइट फ्रैक्शन से, ये फर्स्ट टॉपिक से अब शुरू करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे हमने जो क्लास 4 में, जैसे कि मैंने कहा कि आपने 4 और 3 में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है इसको, तो एक बार थोड़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं फ्रैक्शन के बारे में, ए पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन इज कॉल्ड ए फ्रैक्शन। मतलब
बेसिकली यही वर्ड आपको याद रखना है, पार्ट ऑफ ए होल और कलेक्शन। कोई भी एक, जैसे सपोज करिए एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे आप देखते होंगे घर में पिज्जा वगैरह आपने देखा होगा, पिज्जा का शेप कैसा होता है, एक सर्कल के जैसा होता है। और जब भी आप पिज्जा खाते हैं तो आपने देखा होगा ये स्लाइसेस में बटा रहता है इस तरह से कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्लाइसेस में बटा रहता है, ये थोड़ा ट्रायंगल के शेप में लग रहा है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मतलब ये पूरा जो होल, ये सर्कुलर शेप में आपको जो दिख रहा है, ये एक होल ऑब्जेक्ट है और इसका ये एक छोटा सा पार्ट का अगर हम बात करें, सिर्फ इतना का अगर बात करें, तो इसी को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। अब सपोज कीजिए अभी मैंने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड किया है ना। डिपेंड करता है पिज्जा के साइज पर, आपने देखे होंगे, हो सकता है आप कभी जो देखें उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स हों, है ना, वो एक अलग मैटर है। बट जब हम किसी भी एक होल ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में, अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट्स है आपको भी देखने में हो सकता है कुछ छोटा कुछ बड़ा लगे, बट जनरली जब हम लोग फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं किसी भी होल ऑब्जेक्ट को, तो हर एक पार्ट इक्वल होता है, ठीक है ना, उसका शेप एंड साइज एकदम इक्वल रहता है, तभी हम उसको फ्रैक्शन कहेंगे इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। वैसे तो नॉर्मली हम उसको किसी को भी फ्रैक्शन कह सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो। जैसे सपोज कीजिए कोई एक राउंड ऑब्जेक्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा हो रहा है, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम कहें तो ये सभी जितने भी पार्ट्स आपने किए, 4 पार्ट्स किए, सभी फ्रैक्शन ही है। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें तो ये चारों पार्ट फ्रैक्शन कहलाएंगे, बट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स हम इसको फ्रैक्शन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये जो चारों पार्ट्स हैं इनका जो मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, कोई छोटा है इसमें, कोई बड़ा है। तो याद रखना है जब मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में जितने भी हम लोग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आई मीन जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं वो सब इक्वल होने चाहिए, है ना, उनका शेप एंड साइज इक्वल होना चाहिए, तभी वो फ्रैक्शन कहलाएगा। तो अब आप समझ गए आई होप कि फ्रैक्शन होता है क्या, ठीक है ना, फ्रैक्शन है क्या। अब इसको अगर हम लोग एज ए न्यूमेरिकल, क्योंकि मैथ्स में जब मैथ्स की बात करेंगे तो नंबर्स की बात करेंगे, तो इस पार्ट को हम लोग न्यूमेरिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इस चीज को समझ लेते हैं। तो बेसिकली हमें रिप्रेजेंट करने के लिए किसी फ्रैक्शन को क्या देखना होता है कि वो एक होल ऑब्जेक्ट जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो अब देखिए अभी जैसे हमने काउंट किया था ये 10 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ना, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑल पार्ट्स हैं वो इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब ये एक पार्ट की अगर हम बात करें तो ये कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसको न्यूमेरिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करें, तो देखिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक पार्ट लिया, ठीक है ना, आउट ऑफ 10 पार्ट हमने 1 पार्ट लिया, मतलब 1 आउट ऑफ 10। क्या हमने किया, 1 आउट ऑफ 10, एक पार्ट लिया हमने 10 में से। तो इसी को जब हम लिखेंगे मैथमेटिकली तो 1 हम ऊपर लिख देंगे और बाई 10, है ना, ये एक छोटा सा डैश खींचेंगे जिसको हम लोग बार कहते हैं या विनकुलम कहते हैं, और फिर उसके नीचे जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है उसको हम लिख देंगे। तो ये जो नंबर हमें मिला, जो ये एक न्यूमेरिकल फॉर्म बन गया, यही कहलाएगा हमारा फ्रैक्शन, ठीक है। यानी ये जो हमने इस छोटा सा फ्रैक्शन को अगर जब एज अ नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1/10। लेकिन ये 1/10 हम लोग ऐसे बोलते हैं, कोई 1/10 बोलता है, कोई 1/10 बोलता है ना। जैसे अब और भी कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 2/, अब मैंने कहा इसको 2/3, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको 2/3 बोलते हैं, कुछ 2/3 भी कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं, 2/3, 2/3, 2/3, है ना। बट इसका जो एक कॉमन बोलने का तरीका वो इस तरह से 2/3, है। जैसे नंबर का नंबर नेम होता है वैसे हर एक फ्रैक्शन नंबर का भी एक फ्रैक्शन नेम होता है। तो 2/3 को हम लोग क्या बोलेंगे एक्चुअली में 2/3। ये 2/3 हम लोग ऐसे शॉर्ट में जनरली हम लोग बोलचाल में ऐसे बोलते हैं 2/3, बट होता क्या है ये 2/3 बोला जाता है इसको, इस बात को समझना है, ठीक है। तो हमने लिखा ऐसे, पढ़ा 2/3। यहाँ पे जैसे 1/10 है तो इसको हमने लिखा है 1/10, बट इसको पढ़ेंगे 1/10। अब आप ध्यान देंगे ये दोनों वर्ड पे, तो आपको प्रीवियस क्लास में ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो ये जो आपका ये लाइन के ऊपर वाला जो नंबर है उसको आप देख रहे हैं हमने लिखा है 2, और ये 2 जो होता है नॉर्मली हमारा कार्डिनल नंबर होता है, ठीक है ना। मतलब जो हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर्स को कार्डिनल नंबर से भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 है यहाँ पे, 3 के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 3rd लिखा है, और ये 3rd क्या कहलाता है, ऑर्डिनल नंबर कहलाता है। तो आप क्या समझे कि जब भी कोई फ्रैक्शन है
तो उस बार के ऊपर जो नंबर है उसको हम लोग कार्डिनल नंबर में लिखेंगे और जो नीचे रहेगा उसको उसका ऑर्डिनल नंबर लिख देंगे, तो वो उस फ्रैक्शन का वर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/10 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1 के लिए 1 का कार्डिनल नंबर 1 ही रहेगा और 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा। तो हम इसको क्या रीड करेंगे, 1/10। ठीक है, तो आप समझ गए अभी जो भी मैंने आपको बताया उससे आप ये बात तो समझ गए होंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे हम उस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं और कैसे रीड कर सकते हैं। थोड़ा बहुत और हम लोग फ्रैक्शन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं रीड एंड राइट का। जैसे ये देखिए कुछ शेप्स दिए गए हैं, उनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे ये पहला है हमारा क्या, एक सर्कुलर शेप में है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, तो हर एक पार्ट को हम अगर एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे हम इसको, ये शेडेड पार्ट को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/2 या 1/2। अब 1/2 को हम लोग और कैसे रीड कर सकते हैं, तो HALF, हाफ। अब आप कहेंगे अभी जो आपने सर बताया था उसके अकॉर्डिंग तो इसको 1 सेकेंड होना चाहिए था, बट ये बात आपको ध्यान रखना, सिर्फ यही एक ऐसा फ्रैक्शनल नंबर है, यही एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके लिए हम लोग जो रूल है थोड़ा चेंज हो जाता है। 1/2 को हम लोग हमेशा हाफ पढ़ते हैं या 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बाकी और अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दिखता है तो उसको आप जो पहले मैंने बताया उसी रूल से लिखेंगे। जैसे ये आप सेकंड लीजिए, ये एक स्क्वायर के शेप में है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये जो पार्ट शेडेड किया गया है इसको अगर हम लोग एज अ फ्रैक्शन लिखें तो लिखेंगे 1/4। ठीक है, और अब इसको रीड कैसे करेंगे, तो 1 जो है हमारा उसका कार्डिनल नंबर लिखेंगे, तो 1 के लिए 1 ही लिखेंगे। अब 4 का ऑर्डिनल नंबर क्या लिखते हैं, 4th। तो इस तरह से ये जो हमारा 1/4 है वो कैसे रीड होगा, 1/4। सिमिलरली ये आप देखिए एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो ये जो शेडेड पार्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 एज अ फ्रैक्शन, है ना। शेडेड पार्ट की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और जिस पार्ट की बात कर रहे हैं उसका जो नंबर है वो ऊपर लिखते हैं। तो एक ही सिंगल पार्ट है तो 1 ऊपर रहेगा और टोटल नंबर ऑफ पार्ट 3 नीचे रहेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे एज इन अ वर्ड, तो 1/4, नो सॉरी नॉट 4th, 3 है तो 3 का कार्डिनल नंबर क्या होता है, 3rd, नॉट कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, तो ठीक है आप ध्यान देंगे, कभी कभी अगर गलत वर्ड यूज हो जाए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1/3 होता है। अब अगेन ये देखिए ये ट्रायंगल के शेप में है लेकिन इसको भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसको भी अगर हम लोग एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 या हाफ, सिंपली हाफ। ठीक है, अब ये देखिए ये भी एक सर्कुलर पार्ट है, इसको आई थिंक 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है और आप काउंट करिए जो शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 पार्ट जो है शेडेड है। तो हम लोग शेडेड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो शेडेड पार्ट 6 है तो 6 का नंबर ऊपर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 12 है तो उसको लिखेंगे नीचे 6/12। अब इसको हम लोग वर्ड में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6/12 का ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, 12th होता है। ठीक है ना, तो इसी तरह से ये 1/4 अभी हमने लिखा था 1/4 हो जाएगा। ये हमारा देखिए एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है और इसमें 3 पार्ट शेडेड है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3/4 और एज अ वर्ड लिखे तो 3/4 हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग किसी फ्रैक्शन को वर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसी तरह से ये 2/4 हो जाएगा। ये 5 ऑब्जेक्ट हैं इसमें, आई मीन 5 पार्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 या सिंपली 1/5। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइडेंटिफाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। जैसे अभी हमने एक फ्रैक्शन इतना सारा फ्रैक्शन का बात किया हम लोग, तो एक और फ्रैक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए 2/5। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज कीजिए एक रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ही लेते हैं, इसको हम लोग टोटल कितना पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि सारे पार्ट्स में भी इक्वल आपको ना दिख रहा हो, बट एज्यूम कर लीजिए कि ये ऑल द 5 पार्ट्स आर इक्वल।
अब इसमें से 2 पार्ट्स की हम बात अगर करें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एज अ फ्रैक्शन 2/5। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमने दो नंबर्स को इस एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबर यूज किया है। एक नंबर हमने लिखा है इस बार के ऊपर और एक नंबर इसके नीचे। तो बार के जो ऊपर लिखा रहता है इसी को हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर क्या हो गया? तो द नंबर रिटन अबव द बार इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ठीक है ना, इन अ फ्रैक्शन आप देख लीजिए, इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरल रिटन अबव द बार इज नोन एज इट्स न्यूमरेटर। जो भी न्यूमरल हम लोग इस बार के ऊपर लिखते हैं वो न्यूमरेटर कहलाता है किसी फ्रैक्शन में, है ना, अगर वो फ्रैक्शन है तब। और ये न्यूमरेटर हमें क्या बताता है, ये नंबर क्या बता रहा है 2? तो द न्यूमरेटर टेल्स अस द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन टुगेदर। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और इनमें से 2 पार्ट लिया है, इसलिए ये 2 पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूमरेटर को। या ये 2 क्या बता रहा है कि हमने जितने भी पार्ट्स हुए हैं उनमें से 2 पार्ट्स की बात कर रहा है। अब अगेन डिनोमिनेटर क्या है? तो इस बार के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है, जो न्यूमरल लिखा हुआ है, वही हमारा क्या कहलाएगा? डिनोमिनेटर कहलाएगा। मतलब वही अगेन इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरल रिटन बिलो द बार इज नोन एज इट्स डिनोमिनेटर, है ना। किसी फ्रैक्शन की ही बात हो रही है, उसी में डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर होता है। अब डिनोमिनेटर क्या बताता है हमें? तो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, है ना। मतलब ये 5 क्या है? 5 क्या बता रहा है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा डिनोमिनेटर हमें बताता है, या ये कहिए कि डिनोमिनेटर से हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन जानकारी मिलती है। अब ये जो हम लोग बार कह रहे हैं बार, तो इस बार के लिए भी एक चलिए इसको पहले एक्सप्रेस कर देते हैं, डेनोमिनेटर। अब ये बार के लिए भी एक नेम है जिसको हम लोग बोलते हैं विनकुलम। ठीक है, याद रखिएगा इस बार को विनकुलम कहा जाता है ना। इस बार के लिए एक स्पेशल नेम है जिसको कहते हैं विनकुलम। ठीक है, द बार ड्रॉन इन बिटवीन इज नोन एज विनकुलम, याद रखिएगा इसको। तो आप समझ गए न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। न्यूमरेटर से हमें क्या पता चलता है और डिनोमिनेटर से क्या पता चलता है। ये एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा टॉपिक है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसको हमेशा आप याद रखेंगे कि न्यूमरेटर मतलब द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स टेकन टुगेदर एंड डिनोमिनेटर मतलब टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स into which the whole is divided। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, अब थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के शेप्स हैं और वो डिवाइडेड है कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स में, है ना। तो हमें क्या करना है? राइट द फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द शेडेड पोर्शन। मतलब जो शेडेड पोर्शन है उसके लिए एक फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है ना, शेडेड पोर्शन के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? शेडेड पोर्शन को पहले काउंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दें तो इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 8 है। मतलब 8 हमारा क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कहाँ रहता है? बिलो द विनकुलम, है ना। तो 8 हमने क्या किया? बिलो द विनकुलम लिख लिया। अब हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? तो शेडेड पोर्शन को। तो शेडेड पोर्शन काउंट करिए कितना है? 1 2 3 एंड 4 शेडेड पोर्शन है। तो 4 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? अबव द लाइन। मतलब हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? 4/8। ठीक है, या 4/8। अगेन बी, मतलब बी पे ध्यान दीजिए। तो ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड? काउंट करिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स में डिवाइडेड। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमारा 9 है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स की कौन रिप्रेजेंट करता है? तो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम लोग डिनोमिनेटर के प्लेस पे मतलब जो हमारा बार है उसके नीचे लिखेंगे। अब इसमें शेडेड नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3। और हमें शेडेड पोर्शन को ही रिप्रेजेंट करना है एज अ फ्रैक्शन, तो उसी को काउंट करेंगे जो कि 3 है, तो उसको हम लोग उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली आप सी बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्जैक्टली वैसा ही है, बट इसमें हमें जो बताना है वो अनशेडेड पोर्शन को बताना है। ठीक है ना, जो पोर्शन शेडेड नहीं है उसके लिए फ्रैक्शन लिखना है। जैसे आप देखिए ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नोनागॉन है ना। ये नोनागॉन है, नोनागॉन है और 9 पार्ट्स में ही डिवाइडेड भी है। तो इसको जब हम एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा? 9। अब इसमें हमें किसको रिप्रेजेंट करना? अनशेडेड पार्ट को। तो हम यहाँ पे अनशेडेड पार्ट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनशेडेड पार्ट इसमें 8 है, तो 8 हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर इन द फ्रैक्शन।
ठीक है, तो इसी तरह से आप b और c को एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये वर्ड्स में लिखे हैं, तो इसको फ्रैक्शन में लिखना है कैसे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, यहाँ पे एक फ्रैक्शनल नंबर और एक फ्रैक्शन। इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं किए हैं, बट अभी कर लेते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रैक्शन बेसिकली जब हम लोग किसी को, आप समझ लीजिए कि न्यूमेरल फॉर्म में लिखते हैं तो फ्रैक्शन कहलाता है, और जब वर्ड में लिखते हैं तो वही फ्रैक्शनल नंबर कहलाता है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं 2/5, 5/6, 3/7, दीज आर फ्रैक्शनल नंबर्स। अब इसका हमें फ्रैक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो आप जानते हैं जो पहले होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो बाद में होता है वो डिनोमिनेटर होता है। तो फिफ्थ है, तो फिफ्थ के लिए हम लोग 5 लिखेंगे, है ना, वो ऑर्डिनल नंबर में दिया हुआ है। उसी तरह से 5/6 है तो 5 ऊपर 6 नीचे, 3/7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, फ्रैक्शन हो गया, और ये फ्रैक्शनल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको अब हमें फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है, मतलब इस तरह से लिखना है वर्ड्स में। तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, न्यूमरेटर जो है उसको ऑर्डिनल नंबर लिख देंगे 3, और जो डिनोमिनेटर है उसका, आई एम सॉरी उल्टा बोल दिए, जो 3 है वो हमारा कार्डिनल नंबर होगा, मतलब जो नॉर्मल जैसे लिखते हैं 3, और 7 जो है वो ऑर्डिनल नंबर के फॉर्म में लिखाएगा। तो 7 का ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? 7th होता है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 7th। ठीक है, उसी तरह से आप B को क्या लिखेंगे? 9 11th, C को लिखेंगे 7 12th, है ना। आपके बुक में अगर और भी हैं तो आप उनको भी उसी तरह से आसानी से लिख सकते हैं। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, हाउ मेनी 1/7 आर देयर इन ए होल, मतलब किसी होल में 1/7 कितने होंगे? तो आप जानते हैं कि 1/7 जो है हमारा 1/7, इसको अगर हम लोग एज अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे? 1/7। और आप जानते हैं इस फ्रैक्शन को अगर आप ध्यान दें तो जो डिनोमिनेटर है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बताता है, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? 7 है। तो ऑब्वियसली अगर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 7 है तो 7 ही होगा ना, क्योंकि 1/7 की बात हो रहा है, मतलब कितने 1 है 7 में, 7 में कितने 1 होंगे? कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप 7 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अब ये एक पार्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा हमारा? 1/7 होगा। अब ये कितने काउंट करिए तो एक ये हो गया, हर एक 1/7 ही है ना, हर एक को जब हम लोग काउंट करेंगे तो सब 1/7 होगा, और ये कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो इस सिचुएशन में बस आप याद रखिए जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है, मतलब जो डिनोमिनेटर है वही उसका आंसर होगा। तो 5 के एक आंसर क्या हो जाएगा? देयर आर 7 1/7, there are 7 1/7 in a होल। ठीक है, तो उसी तरह से बी में अब देखिए यहाँ पे 1/10 का बात हो रहा है, तो 1/10 को जब आप लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन तो 1/10 लिखेंगे, और 1/10 मतलब 10 डिनोमिनेटर है, तो इसमें कितना होना चाहिए? 1/10 10 होना चाहिए। तो बी का आप आंसर खुद लिखें। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, ये तो और इजी है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो आप जानते हैं जो ए का हम लोग क्या करना है, पहले तो फ्रैक्शन को लिखिए, 2/3 है। अब हियर न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू, अब कैसे वो आप समझ रहे होंगे, है ना, जो लाइन के ऊपर होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे होता है वो डिनोमिनेटर। तो आप देख रहे हो उस बार के ऊपर 2 है तो 2 न्यूमरेटर हो गया, अब बार के नीचे 3 है तो 3 डिनोमिनेटर हो गया। इसी तरह से B C D। ठीक है, इसको आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, इसका ठीक उल्टा, यहाँ पे आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर गिवन है, आपको फ्रैक्शंस लिखना है। तो क्या हो जाएगा? तो सिंपल दिख रहा है कि न्यूमरेटर 7 है, मतलब इसको कहाँ लिखें? ऊपर लिखें। डिनोमिनेटर 15 है तो इसको नीचे लिखेंगे, तो एक आंसर हो गया 7/15। उसी तरह से देखिए B, अब B पर ध्यान दीजिएगा,
बी में डिनोमिनेटर पहले लिखा हुआ है और न्यूमरेटर बाद में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जब लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर को पहले लिखेंगे। आप जानते हैं न्यूमरेटर हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जल्दबाजी में मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो पहले उसको ऊपर लिख देते, जो बाद में वो ध्यान नहीं देते कि पहले डिनोमिनेटर दिया गया, लेकिन डिनोमिनेटर को बाद, चाहे पहले यहाँ पे दे या बाद में दे, डिनोमिनेटर को हमेशा नीचे ही लिखना है। तो डिनोमिनेटर 7 है तो इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और न्यूमरेटर 9 है तो 9 को ऊपर लिखेंगे। तो बस यही ध्यान रखेंगे तो गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, इस तरह सी और डी आप बना लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बट थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो ए में क्या दिया हमारा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 9, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंड डिनोमिनेटर क्या है, देखिए डिनोमिनेटर 4 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर इज नॉट 4 मोर देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे, किसमें, तो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर 9 है तो 9 में 4 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 13। अब आपको पता चल गया कि डिनोमिनेटर कितना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को ऊपर लिखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है हमारा 13, तो 9/13 इज द आंसर। बात समझ गए आप, मतलब यहाँ पे आपको एक गिवन है और एक गिवन नहीं है, एक आपको फाइंड करना है, तो दोनों फाइंड जब आप कर ले उसके बाद आप फ्रैक्शन लिखिए। जैसे यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 11 है एंड न्यूमरेटर इज 9 लेस देन द डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर का वैल्यू 9 नहीं है, डिनोमिनेटर से 9 कम है, तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं डी इज इक्वल टू 11 एंड एन इज इक्वल टू, तो 9 लेस देन डिनोमिनेटर मतलब 11 माइनस 9 मतलब 2, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, n बाई डी मतलब 2/11। ठीक है, 2/11 होगा यहाँ पे फ्रैक्शन। तो इसी तरह से आप बी सी डी तीनों ही बना लेंगे, है ना, मैंने तो बस एक्सप्लेन किया है, आप बी को भी बना लेंगे। ओके, तो आई होप अब तक जो आपको बताया कि आप समझ गए होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे विच इज ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है ना, ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। तो इसको ऑर्डरिंग करने से पहले हम लोग कुछ बातों पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, कि क्या है वो, उसके बाद समझेंगे। जैसे कि एक हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, पतला सा, है ना, हो सकता है इस तरह का भी कोई ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं इस शेप में, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कहेंगे, इसको होल कहेंगे या 1 कहेंगे, तो होल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 होता है। अब इसी के जैसा एक और हम लोग स्ट्रिप ले लेते हैं, सेम यही साइज, सेम यही विड्थ, ठीक है ना, हो सकता है आपको दिख रहा हो अलग अलग साइज का, बट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये सेम साइज का है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे यहां से, ठीक है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये है आपका, और दूसरा पार्ट वही आपका जो अनशेडेड है। तो इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो होल नहीं रहा ना, अब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, और हर एक पार्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फ्रैक्शन, तो 1/2। अब आप कंपेयर करिए इसको और इसको, तो आपको क्या दिख रहा है, ये जो हाफ है जो बस यहीं से यहीं तक है, और जो होल है वो यहां से यहां तक, तो कौन ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, कौन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर देन 1/2, है ना, क्लियरली 1 इज ग्रेटर देन 1/2। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, एक और इसी तरह का स्ट्रिप लेते हैं, और इस बार इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। और इसके सिर्फ एक पार्ट की बात अगर हम करें एज अ फ्रैक्शन, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें एज अ नंबर, है ना, तो क्या होगा ये, तो ऑब्वियसली 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, अब 1 पार्ट की बात कर रहे हैं, तो ये कितना होना चाहिए, 1/3। अब अगर आप कंपेयर करें 1/2 और 1/3 से, आप देखिए 1/2 आपका यहां तक था, 1/3 उससे और कम दिख रहा है ना, तो आप कह सकते हैं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग और इसको अच्छे समझते हैं ना। अब उसी शेप साइज का हम एक दूसरा स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पे, इसको क्या करते हैं 1/4 पार्ट में डिवाइड करते हैं,
आई मीन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसका ये एक पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एज अ फ्रैक्शन, तो 1/4। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, 1/3 थोड़ा बड़ा लग रहा है और 1/4 उससे थोड़ा कम लग रहा है, मतलब आप कह सकते हैं 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4। एक और एग्जाम्पल लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं हम लोग लेंगे इसमें, एक बस एग्जाम्पल और लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इस पार्ट को हम लोग शेड कर दे रहे इतना, तो आपको ज्यादा तो डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ध्यान से देंगे तो ये वाला पोर्शन जो है इससे थोड़ा छोटा दिख रहा है, ठीक है ना। और अगर नहीं दिख रहा है तो मे बी हम लोग मैनुअली किए हैं इसलिए, बट अब अगर आप एक्चुअली करेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो पोर्शन हमारा हो रहा है इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, 1/5, और आप पाएंगे क्या कि 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5। अब अगर हम सबको कंपेयर करें, सबको जितना भी हमने यहाँ पे बनाया 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5, सबको अगर हम कंपेयर करें 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/5, तो आप पाएंगे 1 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है ना, और 1/2 1/3 से बड़ा है, 1/3 1/4 से बड़ा है, 1/4 1/5 से बड़ा है। मतलब आप ध्यान दें तो सबसे बड़ा 1 है, उससे ठीक छोटा 1/2 है, उससे छोटा 1/3 है, उससे छोटा 1/4 है, और सबसे छोटा 1/5, ठीक है। तो आप अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो आप क्या पा रहे हैं, इसको हम लोग 1 को ऐसे लिख सकते हैं 1/1, ठीक है ना, 1/1 एक का ही एक। तो आप देख रहे हैं कि सबका जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं सबका न्यूमरेटर इक्वल है, 1 ही है, लेकिन इसके जो डिनोमिनेटर्स है वो चेंज हो रहे हैं ना, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, किसी का 5। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या पाएंगे कि अगर गिवन फ्रैक्शन हमारे पास 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस इस तरह से हों कि उनके न्यूमरेटर इक्वल है लेकिन डिनोमिनेटर अगर इक्वल नहीं हो, तो उस सिचुएशन में जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा हो जाता है। या ये कहिए कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन का वैल्यू एक्चुअली में बड़ा हो जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे सबसे छोटे डिनोमिनेटर किसका है, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन का 1/1, हालांकि ये फ्रैक्शन ये होल है, बट इसको अगर हम एज अ फ्रैक्शन मान लें तो सबसे बड़ा यही हो रहा है इसका वैल्यू, है ना। और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, तो 1/5 का है, और ये सबसे छोटा हो जा रहा है, ठीक है ना। अब हम लोग 1/1 भी अगर कंपेयर करें किसी को 1/1 भी कंपेयर करते हैं, जैसे 1/2 ले लेते हैं और 1/5 ले लेते हैं। अब आप देखिए दोनों ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट है, तो इस सिचुएशन में कौन सा बड़ा होगा इन दोनों में, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है ना, मतलब ये जो 2 छोटा है ना तो ये बड़ा हो जाएगा एक्चुअली में। बस यही बात आपको ध्यान रखना है। कब, यहाँ पे कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तब, ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिफरेंट हो डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो तो ये रूल नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये रूल तभी चलेगा जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है। और क्या करना है इस सिचुएशन में, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो एक्चुअली में बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। बड़ा डिनोमिनेटर छोटा फ्रैक्शन, छोटा डिनोमिनेटर बड़ा फ्रैक्शन, कब, जब न्यूमरेटर होगा सेम तब, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप। अब हम लोग एक और कंडीशन लेते हैं। अब इसी का उल्टा अगर हम करें, नहीं, एक अलग हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब उसको भी ध्यान से समझिएगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे, सेम साइज का ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, और
ओके, तो कॉपी तो हो गया, बट हाउ इट कैन बी पेस्ट? So anyways, I think move to the top next. ओके, तो आई थिंक इतना आसान नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली ही कर लेते हैं। बस थोड़ा सा आपको यू नीड टू हैव मोर अटेंशन, ठीक है, मैनुअली ही करते हैं। जैसे ये एक हमारा रेक्टेंगल के शेप में एक ऑब्जेक्ट है और एक दूसरा सेम उसी लेंथ और ब्रेड्थ का एक दूसरा रेक्टेंगल है, एक और है सेम वही लेंथ ब्रेड्थ है। आपको दिख रहा होगा अलग अलग, बट आप एज्यूम कर लीजिए कि तीनों का सेम लेंथ और ब्रेड्थ है, तीनों एकदम एग्जैक्टली कॉपी है एक दूसरे के। अब मैंने क्या किया कि इसको इस बार सबको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखते हैं कितना पार्ट में डिवाइड होता है, कितना पार्ट में, वो 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में डिवाइड हो। इसको भी हम लोग फिर 7 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं। ओके, ये 8 पार्ट में हो गया, राइट। थोड़ा हैव पेशेंस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी 7 पार्ट में डिवाइड कर दिए, इसको भी अब 7 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान रहे, आपको हो सकता है कि इक्वल ना लगे, बट हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये ऑल द पार्ट्स जो हैं वो इक्वल साइज के, सब इक्वल साइज के, ठीक है। अब हम क्या किए, पहले में हमने 2 पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। दूसरे में हमने इसको थ्री पार्ट को शेड कर दिया, ठीक है। और इसमें हमने इसको 5 पार्ट शेड कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। तो अब ये जो हमारा फ्रैक्शन बना, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो क्या कैसे लिखेंगे, 2/7, राइट। और ये क्या हो जाएगा 3/7 और ये 5/7। अब अगर आप देखें तो कौन सा जो फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू ज्यादा लग रहा है, कौन बड़ा साइज का लग रहा है, अगर आप ध्यान दें तो यहां पे देखने में लग रहा है कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है ना। ये वाला जो हिस्सा है सबसे बड़ा है, क्यों, क्योंकि हमने 5 पार्ट्स इसमें शेडेड किए हैं। और ये जो 3 वाला है वो इससे छोटा लग रहा है, और ये जो 2 है वो सबसे छोटा लग रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान दें तो यहाँ पे सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, सब सेम साइज के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, और सबको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जब हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिया तो ये हो गया 2/7, इसको जब 3 पार्ट्स लिया हमने तो ये हो गया 3/7, और इसको जब हमने 5 पार्ट्स लिया तो ये हो गया 5/7। और जब कंपेयर हम कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि सबसे छोटा इसमें क्या हो रहा है 2/7 और सबसे बड़ा हो रहा है 5/7। तो ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है छोटा सा, इससे क्या हम समझ रहे हैं कि अगर गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, देखिए पिछली बार जो हम लोग एग्जांपल लिए थे वहां पे न्यूमरेटर सेम था, और इस बार जो एग्जांपल लिए हैं उसमें डिनोमिनेटर सेम है। तो इस सिचुएशन में आप क्या पाएंगे कि जब डिनोमिनेटर सेम हो रहा है किसी गिवन फ्रैक्शंस के, तो उस सिचुएशन में जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा। ये 2 छोटा होता है 3 से, तो 2/7 इज लेस देन 3/7। तो आप देखिए 3 छोटा है 5 से, तो 3/7 इज लेस देन 5/7। अगर हम लोग सेपरेट कंपेयर करें तो वही होगा 2/7 इज लेस देन 3/7। वाई, क्योंकि 2 इज लेस देन 3। यहाँ पे अब 3/7 को कंपेयर करें 5/7 से, तो 2/3 इज लेस, आई मीन 3/7 इज लेस देन 5/7। वाई, बिकॉज 3 इज लेस देन 5। ये कब होगा, ऐसा कब होगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो तब। तो 2 बातें आपने सीखा ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स में। पहला बात आपने सीखा कि जब गिवन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हो, और न्यूमरेटर सेम हो तो उस सिचुएशन में जिस
फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो एक्चुअली में जो बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, फिर से बात करते हैं। मे बी क्या हम लोग सीखे कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, और जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। और इसका उल्टा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा, जिसका बड़ा होगा वो बड़ा, मतलब डिनोमिनेटर सेम के कंडीशन में सीधा काम करता है रूल, और न्यूमरेटर सेम के कंडीशन में रूल उल्टा हो जाता है। बस ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसी के बेस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस वर्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस तो नहीं है मगर अभी आ जाएंगे। लेट अस प्रैक्टिस। हमें क्या करना है, करेक्ट साइन या तो ग्रेटर देन या तो इक्वल्स टू का साइन यूज करना है। जैसे 1/3 1/7। अब आप बताइए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन? तो वही जो हम लोग पहले बात किए थे, न्यूमरेटर जब सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो छोटा हो वो बड़ा हो जाता है, मतलब 1/3 इज ग्रेटर देन 1/7। अगेन 2/5 2/11। तो यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों में, यहाँ भी न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा, मतलब 2/5 इज ग्रेटर देन 2/11। 5/7 5/6। यहां भी आप देख रहे हैं कि दोनों का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो जिसका बड़ा होगा वो छोटा हो जाता है एक्चुअली, है ना। मतलब 5/7 इज लेस देन 5/6। अब सेकंड, यहां भी मैं वही करना है बेसिकली, बट यहां पे थोड़ा सिचुएशन चेंज हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। तो 2/9 5/9। ठीक है, यहां पे क्या आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में, कि डिनोमिनेटर हो रहा है सेम। तो डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, जो छोटा वो छोटा, है ना। डिनोमिनेटर सेम होने कंडीशन में सीधा काम करता है रूल, जो छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा। तो 2 छोटा है तो 2/9 छोटा होगा 5/9 से। ओके, एक और एग्जांपल 5/11 2/11। अब कंपेयर करें आप, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे। 5 बड़ा है तो 5/11 भी बड़ा ही होगा 2/11 से। ठीक है, तो ये सिंपल रूल्स था। अब अगेन थर्ड में वे चूज द ग्रेटर फ्रैक्शन, मतलब अगर इस तरह से कोई हो 2/7 एंड 3/7, तो इसमें आप चूज करेंगे ग्रेटर फ्रैक्शन, तो कौन होगा? रूल वही है, ग्रेटर फ्रैक्शन। बस यहाँ पे हमें लिख देना है ग्रेटर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3/7। क्यों? क्योंकि दोनों ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मतलब डिनोमिनेटर सेम है ना। तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो बड़ा न्यूमरेटर वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में, आप उसको बना लीजिएगा। ठीक है ना। तो हम लोग अब तक क्या सीखे, आइए एक बार थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या हम लोग सीखे हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली रीड एंड राइट फ्रैक्शन करना सीखा, फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आइडेंटिफाई करना सीखा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते क्या हैं उसको भी हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग ऑर्डरिंग सीखे ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टॉपिक्स हमने कवर किया है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस वर्क भी किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो आगे के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, अगर हो सका तो नेक्स्ट पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा, और अगर इनकेस जरूरत पड़ा तो हम लोग एक और पार्ट बना लेंगे। ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, तभी आप जो आगे के फर्दर टॉपिक्स हैं उसको समझ पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले पार्ट में जो बचे हुए टॉपिक है उनको समझने के लिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।